सुप्रभात प्रिय बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण के विषय में यह वर्ण जो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और इससे प्रश्न बनते हैं, इसलिए हर कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है। और हिंदी तो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और उसको महत्वपूर्ण स्थान भी दिया जाता है। आइए पढ़ते हैं वर्ण विचार। तो वर्ण विचार पढ़ने से पहले हम जान लें कि 3 चीज़ों को जानना पड़ेगा आपको मुख्य रूप से। पहला है ध्वनि, दूसरा वर्ण और तीसरा अक्षर। ये 3 चीज क्या क्या है? देखिए, ध्वनि क्या है। ध्वनियाँ बहुत सी हैं और उन ध्वनियों में से कुछ विशेष स्पेशल प्रतीक के रूप में निकाली गई, जिनको हिंदी में शामिल किया गया। तो ध्वनि कहते किसको है? ध्वनि जो होता है यह वर्ण के मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि कहते हैं। तो ध्वनि क्या है? ये वर्ण के मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। वर्ण मतलब ये हमने लिख दिया वर्ण को, और क को जब हम बोल देंगे तो उसको हम कहते हैं ध्वनि। मतलब लिखित रूप में वर्ण होगा और मौखिक रूप में उसी को हम कहेंगे ध्वनि। ये बात समझ में आई होगी। लिख देंगे तो ये वर्ण होगा और बोलेंगे तो वह ध्वनि होगा, उसी को हम ध्वनि कहते हैं। तो वर्ण के मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। अब वर्ण क्या है? ये वर्ण वह मूल ध्वनि है। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। वर्ण वो मूल ध्वनि होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अब ये अक्षर क्या होता है? वर्ण अक्षर जो है, जो व्यंजन होता है, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो जो व्यंजन होते हैं वो वर्ण होते हैं। और वर्ण जैसे क है, क में अ जोड़ दिया गया, तब ये जाके क बन गया पूरा। ये इसको हम अक्षर कहेंगे। अक्षर में स्वर होता है। अक्षर जो है वो उसमें स्वर छुपा रहता है। जैसे क बोलेंगे हम तो क में अ छुपा हुआ है। क कहिए क, तो क में अ निकल रहा है, तो इसको हम अक्षर कहेंगे। लेकिन इसको हम क्या कहेंगे? ये वर्ण कहेंगे। ये ध्वनि का लिखित रूप जो है वर्ण होता है। लेकिन अब इसको, और ये वर्ण जो बोले जाते हैं उनको उच्चारण रूप से मुंह से निकालने के लिए, यदि क को सही रूप से, तो हम बिना स्वर की सहायता से बोल ही नहीं सकते।
इसको मात्र संकेत के रूप में हम लिखते हैं, लेकिन यदि हमको बोलना पड़े तो उसमें हमको स्वर की आवश्यकता पड़ती है। तो क को बोलने के लिए हमको स्वर की आवश्यकता पड़ती है, और जब स्वर की आवश्यकता पड़ती है तो ये अक्षर हो जाता है। मतलब जो लिखते हैं हम वो अक्षर हो गया। ठीक, तो वर्ण को बोलने के लिए हमको स्वर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे यदि हम लिखते हैं कमल, क म और ल, कमल लिखे तो क में अ छुपा हुआ है, ये ऐसे लिखेंगे क प्लस अ प्लस म प्लस अ और प्लस ये आधा ल और प्लस यहाँ अ, ये कमल होगा। मतलब सब में अ छुपा हुआ है। तो लिखने के लिए तो हम लिख देते हैं, लेकिन बोलने के लिए हमको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, और जब स्वर की सहायता हम लेते हैं तो वो जाके अक्षर बन जाता है। तो कहने का मतलब ध्वनि जो है मौखिक रूप है, और वर्ण जो है ये लिखित रूप है। और जब वर्ण को मौखिक रूप में बोला जाता है तो स्वर की सहायता से पूरे जो है ये अक्षर बनते हैं को। तो आइए अब इसके बाद हम वर्ण विचार पढ़ते हैं। तीनों चीजें आशा है आपको समझ में आई होंगी। अब वर्ण विचार पढ़ते हैं। ये वर्ण जो होता है ये टोटल 52 होता है। वर्णों की संख्या 52 होती है, और ये वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर, ये स्वर 11 प्रकार के होते हैं, और यहाँ होता है व्यंजन। ये व्यंजन 37 प्रकार के होते हैं, और इस प्रकार 11 प्लस ये 37 और 4 जो है संयुक्त व्यंजन अलग से होते हैं। संयुक्त व्यंजन अभी बताएंगे कि क्या होते हैं ये। तो इस प्रकार इसकी संख्या कुल मिला के 52 होती है। अब देखिए स्वर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में क्या क्या आते हैं? अ आता है, छोटी ई आता है, उ और ये ऋषि। तो ये स्वरों की संख्या, ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होगी। ये 4 होते हैं। इनको मूल स्वर भी बोलते हैं। ह्रस्व स्वर को क्या बोलते हैं? ये मूल स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर, इनकी उत्पत्ति किसी स्वर की सहायता से नहीं होती है। ये मूल स्वर होते हैं, और इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। मतलब झटके के साथ इनको उच्चारित किए जाते हैं। अ, ई, उ, री, ऐसे इसका उच्चारण करते हैं। तो एक मात्रा का समय लगता है, और इनकी संख्या 4 होती है। अब दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। ये देखिए 7, 4, 11। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ,
बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और ये औ, ये इतनी होती है। अब ये दो स्वरों से मिलके बनते हैं। दीर्घ स्वर दो स्वरों से मिलके बनते हैं। जब दो स्वरों से मिलके बनेंगे तो इनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है। मतलब जितने समय में इसका उच्चारण करेंगे उसका दूना समय इसके उच्चारण में लगाएंगे। इसको यदि अ कहते हैं तो इसको कहेंगे आ। और इसमें दो स्वर कौन कौन से मिलके बनते हैं? आ जो है अ प्लस अ से मिलके बनता है आ। ई जो है छोटी ई प्लस छोटी ई से मिलके बनता है। और ऊ जो है छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से मिलके बनता है। आपका ए जो है अ या आ और प्लस ई या बड़ी ई से मिलके बनता है। अ या आ या छोटी या बड़ी, ये किसी के मिलने से बन सकता है। इन दोनों में से कोई एक हो और इन दोनों में से कोई एक हो तो मिलकर बनते हैं। या फिर अ ई एक साथ मिलेंगे तब ए बनेगा, या अ ई बड़ी ई बने मिलेगा तभी भी ए बनेगा। आ और ई मिलेंगे तभी भी ए बनेंगे, और आ और बड़ी ई मिलेगा तभी भी ए बनेगा। मतलब हर कंडीशन में ए बनेगा। इसी प्रकार आई को देखिए, आई क्या होगा? छोटा अ और बड़ा आ और ए के मिलने से बनता है। मतलब अ और ए मिलेंगे तब ऐ बनेगा, या आ और ए मिलेंगे तब ऐ बनेगा। दो स्वर मिलके दीर्घ स्वर बनते हैं। और ओ कैसे बनेगा? छोटा अ और बड़ा आ, छोटा अ या बड़ा आ, या फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ से बना। इसका मतलब हुआ कि अ और ऊ, छोटा ऊ मिलेंगे तब ओ बन सकता है, बनेगा। और अ और बड़ा ऊ मिलेंगे तब ओ बनेगा। आ और छोटा ऊ मिलेंगे तब ओ बनेगा। आ और बड़ा ऊ मिलेंगे तब ओ बनेगा। और औ कब बनेगा? अ या आ प्लस ओ के मिलने से बनता है। कहने का मतलब अ और ओ मिलेंगे तब औ बनेगा, आ और ओ मिलेंगे तब औ बनेगा। तो इस प्रकार ये दीर्घ स्वर हो गए। दीर्घ स्वर और ये दोनों की संख्या 11 हो गई, और ये 11 आके यहाँ शामिल हो गया वर्ण। अब देखिए व्यंजन। व्यंजन को हम समझते हैं। व्यंजन में पहला व्यंजन आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में क वर्ग आता है। ठीक, क वर्ग में कौन कौन से आएंगे? क, ख, ग, घ और यहाँ अन्ना। सब में नीचे हलंत लगाएंगे। इसका मतलब है कि ये वर्ण है। यदि हलंत लगाना भूल जाएंगे तो ये वर्ण नहीं अक्षर बन जाएंगे, और यहाँ हमको वर्ण पढ़ना है, इसलिए ये वर्ण है। फिर इसके बाद
को वर्ग के बाद आता है च वर्ग। च वर्ग में कौन कौन आता है? च, छ, ज, झ और इया, और इसके नीचे हलंत लगाएंगे, ये वर्ण हो गया। च वर्ग के बाद क्या आता है? ट वर्ग। ट वर्ग। ट वर्ग में कौन हो जाएगा? ट, ठ, ड, ढ और ड़, ये हो जाएगा। ट वर्ग के बाद त वर्ग आएगा। त वर्ग त, थ, द, ध और न, ये सब वर्ण है। हलंत लगेंगे सब में, हलंत लगाना नहीं भूलेंगे। त वर्ण और ये प वर्ग। प वर्ग, प वर्ग में हो गया प, फ, ब, भ और ये म। इस तरफ एक वर्ग में 1, 2, 3, 4, 5 अक्षर, तो पांचों वर्ग में 25 अक्षर हो जाएंगे। लेकिन इस ट वर्ग में 2 अक्षर और आते हैं। एक को कहते हैं ड और ढ, इसको द्वित व्यंजन बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, या जो है इसको उच्छिष्ट, उच्छिष्ट व्यंजन बोलते हैं ड और ढ को। तो ये 25 और 2, ये यहाँ पे इसकी संख्या 27 हो गई। ये पूरे 27 स्वर हो गए। ये 2 द्विगुण व्यंजन, इनको मिलाने पे इनकी संख्या 27 हो गई। अब आते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजन में 2 व्यंजन आते हैं, ज और फ। ज, फ के नीचे ये बिंदी लगेगी। ये आगत व्यंजन कौन से व्यंजन है? वे व्यंजन जो विदेशी भाषा से आए। जब विदेशी हमारे यहाँ आए तो उनकी भाषा उनकी भाषा के कुछ शब्द हिंदी में शामिल हो गए, और जब शामिल हो गए तो उच्चारण करने में परेशानी होती थी। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए आगत व्यंजन 2 व्यंजनों को शामिल किया गया, ज और फ। ज, फ का कहाँ होता है प्रयोग? जैसे मजदूर, यहाँ नीचे बिंदी होती है, मजदूर बोलते हैं इसको। और जैसे जफर, बहादुर शाह जफर, तो जफर का प्रयोग हुआ। ये दोनों का प्रयोग ऐसे होता है। अब इसके बाद अंतस्थ व्यंजन, इसकी संख्या 2 हो गई। अब अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है। ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं य, र, ल और व। इनको य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है, जिसमें य और व को अर्ध स्वर भी बोला जाता है। अर्ध स्वर में भी इनका प्रयोग होता है, इसलिए इनको अर्ध स्वर भी बोलते हैं। इन दोनों को
अर्ध स्वर भी कहते हैं। य र को, य और व को अर्ध स्वर में। और इसके बाद क्या होता है, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। स, श, स, ह, ये ऊष्म व्यंजन हुए। अंतस्थ व्यंजन बोलने से ये जो है स्पर्श और ऊष्म के बीच इनका स्थान होता है। ये जैसे लगता है कि कंपन, हृदय में कंपन हो रही है इसको उच्चारण करने पे। जैसे य, र, ल, व आप बोलेंगे, जैसे लगता है कि अंदर से निकल रहा है, तो इसमें एक प्रकार का कंपन होता है। और ऊष्म व्यंजन वो होता है जिसके उच्चारण में मुंह में घर्षण किया होता है और ऊष्म गर्म गर्म हवा टाइप निकलती है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। स, स, ह। तो ये आपका हो गया। तो 27, 2, 29 और ये 4 और इसको 4 मिलाएंगे, कुल मिला के 37 संख्या व्यंजनों की हो गई। अब 4 है, ये संयुक्त व्यंजन बोले जाते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? ये 4 संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो आपके हैं छ, त्र, ज्ञ और स्रव। इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या है, ये कैसे बनते हैं? संयुक्त मतलब 2 चीजों के संयोग से बनेंगे, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। और इनकी संख्या ये 4 हो गई, यही ये 4 आके यहाँ जुड़े हुए हैं। तो कैसे होंगे, इसमें आधा क और ये स से मिलके बनता है। और त्र कैसे बनता है, आधा तो और प्लस र से मिलके बनता है। ज कैसे बनता है, ज्ञ कैसे बनता है, आधा ज और प्लस य से मिलके बनता है। और स्रव कैसे बनता है, ये स आधा और प्लस र से मिलके बनता है। आप इसको उच्चारण करेंगे, स्र कहेंगे तो स और र आ रहा है, देखिए स के बाद र आ रहा है। ज्ञ कहेंगे तो ज्ञ, ज और य आ रहा है। त्र, तो और र आ रहा है। छत्री को आप क और श कहेंगे, कस, मतलब ये छत्री क और श याद करना पड़ेगा इसको। तो इस प्रकार इनके संयुक्त व्यंजन इस प्रकार हो गए। ये आपके व्यंजन हो गए। 2 चीजें आपको रही होंगी, जैसे आप अंग और अ, स्वर 11 है लेकिन 2 अंग और अ छूट गए आपके, तो वे क्या है, अब उनको समझते हैं। अंग और अ, जो अंग अ है उसको अयोगवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। अंग अ को अयोगवाह बोलते हैं। और इस प्रकार इसको लिखते हैं अंग और अ। अब इसको अयोगवाह किसको कहते हैं, न ये स्वर होते हैं और न व्यंजन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, न ये स्वर होते हैं और न व्यंजन होते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। क्यों स्वर और व्यंजन नहीं होते हैं, क्योंकि ये दोनों के साथ प्रयोग किए जाते हैं। यहां देखिए स्वयं
ओ क्या है? स्वर है। ओ स्वर है और इसके साथ ये प्रयोग हुआ है। और यहीं पर हम यदि उदाहरण के रूप में देखें तो जैसे लिखेंगे अंगूर, तो ये देखिए अंगूर यहां अ स्वर के साथ प्रयोग हुआ है। और यही लंगूर, ये ल जो है, लो क्या है? व्यंजन है। अब ये व्यंजन के साथ प्रयोग हो गया, तो स्वर के साथ भी प्रयोग हो रहा है और व्यंजन के साथ भी प्रयोग हो रहा है। देख रहे हैं आप, दोनों के साथ। ये मात्रा के रूप में व्यंजन के साथ प्रयोग हो रहा है, क्योंकि इसकी मात्रा ये होती है, ये बिंदी होती है, और इसकी मात्रा ये इस तरह होती है। तो ये जो है व्यंजन के साथ प्रयोग होता है और ये स्वर के साथ भी प्रयोग हो रहा है। ये देखिए, इसकी मात्रा यहाँ पे लगी, इसकी मात्रा यहाँ लगी, तो स्वर और व्यंजन दोनों के साथ प्रयोग होता है। इसलिए न इसको स्वर में रखते हैं और न इसको व्यंजन में रखते हैं। उसी प्रकार अ को आप देखेंगे तो अ क्या है? स्वर है। स्वर के साथ भी ये प्रयोग हो रहा है और ये व्यंजन के साथ भी प्रयोग होता है। व्यंजन के साथ प्रयोग कैसे होता है? जैसे प्रातः, प्रातः, ये देखिए तो के साथ प्रयोग हो रहा है, ये तो के साथ प्रयोग हो रहा है। तो इसलिए ये व्यंजन के साथ भी है और स्वर के साथ भी है, इसलिए इसको अयोगवाह कहते हैं। आशा कर रहे हैं ये समझ में चीजें आई होगी, ये अयोगवाह इसको क्यों कहते हैं। अब एक और स्वर कहते हैं, तीसरा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? प्लुत स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे मूल स्वर को उच्चारण करने में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर को उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है, और उसी प्रकार प्लुत को स्वर को उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगता है। ये प्लुत स्वर का प्रयोग हिंदी में सामान्यतः नहीं होता है, ये संस्कृत में होता है, और वो प्लुत स्वर होता है, यहाँ हम लिख के बता दे रहे हैं। प्लुत स्वर जो है ओम होता है। तो ओम जो लिखा जाता है वो 3 शब्द से मिलके बनता है, 3 स्वर से मिलके बनता है। अ, ओ और प्लस म, ये देखिए 3 से मिलके बनता है, इसलिए इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। ये ओम हो गया। और इसको कहीं कहीं इस तरह भी लिखा जाता है ओम। ये 3 मात्रा का समय लगता है। तीसरा स्वर एक ये है। तो लेकिन वर्णों की संख्या आपकी 52 बताएंगे और उसकी संख्या इस प्रकार गिनाएंगे। अब इतना आप देख लिए। अब इसी में हम समझ लेते हैं कि इन स्वरों के और वर्णों के, व्यंजनों के उच्चारण स्थान क्या क्या है। उच्चारण स्थान मतलब ये कहाँ से निकलते हैं। आप देखेंगे तो क जो है कंठ से निकलता है। कंठ क्या होता है? कंठ, मान लीजिए ये मनुष्य का चित्र है, ये मनुष्य का चित्र है और ये उसका मुख है, ये गले में जा रहा है, तो ये उसका दांत है और उसकी ये जीवा है। तो इसको बोलते हैं कंठ, इसको कंठ बोलते हैं। ये क वर्ग जो होता है ये कंठ से निकलता है। कंठ से मतलब क ख ग घ आप बोलिए तो ये कंठ से हो गया। च वर्ग तालु से निकलता है, तालु से। ये मुंह का ये जो तालु होता है, ये ऊपर दांत है, ये तालु यहाँ पर जीभ छूती है जब जाके,
तो यहाँ से निकलता है च छ। इसका उच्चारण करने में जीभ को तालु पे छुआना पड़ेगा। च छ ज झ इया आप बोलिए इसको। और ये ट वर्ग है, ये इसका उच्चारण स्थान जो है मूर्धा होता है। मूर्धा मतलब जीभ को मोड़ के बोलना पड़ता, ऐसे मुड़ जाती है जीभ, ऊपर की साइड में ऐसे तिरछा करके मुड़ जाती है। जैसे बोलेंगे ट ठ ड ढ, देखिए जीभ मुड़ रही है, लेकिन तालु में नहीं छुलाना है, मोड़ के बोलना है। ट ठ ड ढ ड़। तो क्या होता है? तो दंत वर्ण होता है। इसको बोलने में जीभ दांत में छूती है। जैसे बोलिए त थ द ध न, तो ये दांत में छू जाती है। प वर्ण ओष्ठ वर्ण होता है। प फ ब भ आप बोलेंगे तो ओष्ठ वर्ण। अभी हम बताए थे आपको कि उच्छिष्ट व्यंजन या दुगुण व्यंजन जो होते हैं ड और ढ, वो भी जो है इसी में आएंगे, ट में आएंगे, ट वर्ग में आएंगे, क्योंकि इसी वर्ग में आते हैं तो वो भी मूर्धा है। और ज और फ देखिए ये च वर्ग में आते हैं, च छ, ये च वर्ग में आता है, ज च वर्ग में आता है, और ये जो है प वर्ग में आता है। तो इस प्रकार ये तालु हुआ और ये ओष्ठ वर्ग का हुआ। अब आइए ये अंतस्थ व्यंजन के विषय में देखते हैं। ये जो है तालु से बोला जाता है और ये मूर्धा होता है। ल ओष्ठ होता है और वह क्या होता है? ओष्ठ और दंत दोनों से बोला जाता है। ओष्ठ और दंत दोनों से बोला जाता है। ठीक इसी प्रकार ये स जो है ये तालु होता है, तालु से बोला जाता है। तालु में छूना चाहिए इसको, इसलिए इसको तालव्य स बोलते हैं। ये इसको मूर्धा स बोलते हैं। जीभ बोलते समय मुड़नी चाहिए, इसलिए इसको मूर्धा स बोलते हैं। और इसको ये सारी ये ल जो है दंत होता है, ये गलत हो गया, दंत होता है। तो ल दंत होता है, स भी आपका ये दंत होता है, दांत से ही बोला जाता है। ह का गुण है ये कंठ से बोला जाता है, कंठ ये दांत है। और ये तालु बोलते हैं इसको, ये जीभ है, ये आपकी ये उच्चारण स्थान है, यहाँ आपको टच करने पड़ेंगे। संयुक्त व्यंजन के विषय में ऐसा कुछ नहीं है। यदि कहा जाए तो क को कंठ होता है और स क्या होता है? स मूर्धा होता है, तो कंठ मूर्धा हो गया ये इसका स्थान। तो क्या होता है? दंत होता है और र मूर्धा होता है, तो ये दंत मूर्धा हो गया। और ज ये तालु होता है, ज, और इया क्या होता है? कंठ होता है। तालु और कंठ हो गया। स क्या होता है? स आपका तालु होता है और र मूर्धा होता है, तो तालु मूर्धा स्थान हो गया इसका। इस प्रकार इसका स्थान ये हो गया। अब इसी प्रकार इनका उच्चारण स्थान हम स्वर में भी देखेंगे। स्वर में आइए देखते हैं। तो अ का स्थान कंठ हो गया, अ का उच्चारण स्थान कंठ में होता है। ई का उच्चारण स्थान जो होता है ये मूर्धा होता है, तालु होता है। और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। और री का मूर्धा होता है। री का उच्चारण र की तरफ करते हैं और र मूर्धा होता है, इसलिए ये भी री भी मूर्धा
होता है। अब देखिए इसी प्रकार ये अ से मिलके बना है तो इसका उच्चारण स्थान भी कंठ होगा। ये ई से बना है तो इसका भी उच्चारण स्थान जो है तालु होगा। ये उ से मिलके बना है तो इसका भी उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। अब यहां पे ध्यान दीजिए अ ये कंठ है और ये तालु है, तो ये कंठ और तालु दो से मिलके बनता है। कंठ और तालु इसका उच्चारण स्थान है ए का। अ का उच्चारण स्थान भी कंठ और ये तालु होगा, कंठ तालु। और ओ का उच्चारण स्थान ये देखिए अ है तो ये उच्चारण स्थान इसका कंठ और ओष्ठ होगा, कंठोष्ठ ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ। उ का ओष्ठ है और क का ओ का जो है कंठ है और इसका भी कंठ है और इसका ओष्ठ है, तो ये भी कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ। इस प्रकार ये उच्चारण स्थान इसके है। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।